नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज बड़ा दिन था। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया, जिसमें आपको क्या मिला, युवा, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या खास हुआ और क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, हम आपको बताएंगे विस्तार से। आगे बात करेंगे विपक्ष की, जिससे सरकार का ये बजट जरा भी रास नहीं आया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। इस बार विपक्ष ने जो नया राग छेड़ा है वो ये कि विपक्ष से सरकार बचाओ बजट का नाम दे रहा है। क्यों, ये हम आपको बताएंगे आगे विस्तार से। अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले की है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में ही भिड़ गए। प्रशासन ने अवैध दुकान पर बुलडोजर चलाया, लेकिन भीड़ ने कहा अब आरोपियों का घर भी गिराओ, और इसी तनातनी में पुलिस पर ही पथराव कर दिया। क्या है पूरा मामला, हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन के अंदर सियासी पारा बेहद हाई है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेता से सवाल पूछ लिया। क्या रही इसकी वजह, देखिए विस्तार से। और आखिर में बात होगी बारिश की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश हो रही है। हालांकि अब तक बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दो राज्यों में बारिश क्या मुसीबत खड़ी कर रही है, लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे आगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज का बजट संतुलन साधने की कला का बड़ा नायाब नमूना रहा। इस बजट में जहां सरकार ने दो घटक दलों को हजारों करोड़ रुपए की मदद देकर खुश किया, तो युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण की बात कर उनका भी दिल जीता है। और रही सही बात मध्यम वर्ग की, तो उसको भी नई टैक्स प्रणाली में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये की छूट देकर एहसास कराया है कि सरकार को मिडिल क्लास की भी चिंता है। बाकी के बजट के प्रावधान तो पुराने बजट से ज़्यादा अलग नहीं है। कैसा रहा बजट, क्या कुछ है बजट में नया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. मोदी सरकार 3.0 का पहला यूनियन बजट निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। खास बात यह रही कि ये बतौर वित्त मंत्री उनका 7वां बजट था। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में सरकार का प्राइम फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट में कई बातें शामिल की गई हैं, लेकिन हम बात करेंगे उन घोषणाओं की जो आप जानना चाहते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके आय के हिसाब से आप कितना टैक्स पे करेंगे। अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए तक है, तो आप टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आते। 3 से 7 लाख इनकम होने पर आपको 5% टैक्स भरना होगा। 7 से 10 लाख रुपए होने पर 10%, 10 से 12 लाख होने पर 15%, 12 से 15 लाख होने पर 20% और 15 लाख से ज्यादा होने पर 30% टैक्स आपको भरना होगा। इस साल के बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। इसका 3% पैसा सरकार देगी। स्वरोजगार के लिए युवा अब 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 3 टियर योजना है। घोषणा नंबर 1, पहली जॉब पर युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपए। 3 किस्तों में आएगा पहला वेतन। 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। घोषणा नंबर 2, 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। निर्माण क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 30 लाख युवाओं को मदद मिलेगी। घोषणा नंबर 3, नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर की मदद। अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO योगदान में मदद। 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपए की प्रतिपूर्ति। इस बार का जो बजट है बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया बजट है।
उद्योगों को समर्पित ये बजट है। अगर आप पूरे भाषण में देखेंगे 1.5 घंटे के भाषण में तो 1 घंटा करीब उद्योग, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट इन सब बातों पर फोकस रहा है। रोजगार की 5 नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। युवा और नौकरी पेशा लोग अपने लिए घोषित योजनाओं से खुश हैं। इसी तरह महिलाएं भी। पहले जान लेते हैं कि इस बजट में महिलाओं को क्या मिला। महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 3 लाख करोड़ का आवंटन किया है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया गया। इसके अलावा चाइल्ड होम भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशल युक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा समय के हिसाब से कई महिलाएं कौशल युक्त न होने की वजह से बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकार ने महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है। बजट से कितने खुश हो आप? बजट से बहुत खुश हैं। जिस तरह मोदी सरकार ने महिलाओं पर भरोसा दिखाया था और महिलाएं उस भरोसे पर खरी उतरी थी और आज का पूरा बजट महिलाओं के लिए बहुत स्वर्णिम है कि एक जिस तरह से महिलाएं चाहती थी कि 3 लाख के दायरे में आज हम टैक्स से बच गए हैं, सोना सस्ता हो गया है, इलेक्ट्रिक सामान सस्ता हो गया है और सभी लोग बहुत खुश हैं और हम इस बजट का बहुत स्वागत करते हैं। काफ़ी खुश है इस बजट से क्योंकि हमको सोने चांदी में भी राहत मिल गई है और जो हमारा जो टैक्स का दायरा था 2.5 लाख से वो 3 लाख का हो गया है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि इस बजट के आने के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। जो सामान महंगा हुआ है उसमें प्लास्टिक, हवाई सफर और सिगरेट है। जो सामान सस्ता हुआ है उसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम, कैंसर की दवाएं और चमड़ा, कपड़ा, जूते हैं। मोदी सरकार मानती है कि अगर आपको देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसके लिए इन 3 वर्गों के लोगों पर खास ध्यान देना होगा। ऐसा हुआ भी है। महिला, युवा और नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने सौगातें दी हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल आज के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। देश के किसान, युवा, महिलाएं और मध्यम वर्ग उनकी प्राथमिकता में थे और उन्होंने सभी की हथेली में कुछ न कुछ मीठा रख दिया है। मगर जैसा कि हर बार होता है, देश का बजट सभी वर्गों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता जनता से अलग होती है। जनता बहुत ज़्यादा छूट की उम्मीद करती है तो सरकार का मकसद जनता को थोड़ा देकर ज़्यादा लेना होता है। यानी कि सरकार टैक्स वसूलने के बनाए नए नए तरीके तलाश कर अपना खजाना भरती रहती है और इस बार भी यही हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के बजट की जहां सत्ता पक्ष ने जमकर तारीफ की तो ये बजट आज दिन भर विपक्षी दलों के निशाने पर रहा। कांग्रेस ने इसे अपने न्याय पत्र की फोटोकॉपी कहा तो कुछ दलों ने इसे मजबूरी का बजट बताया। बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई विशेष मदद को लेकर भी विरोधी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि इस बजट का मकसद घटक दलों को खुश कर सरकार बचाने का रहा, जिसमें सरकार कामयाब रही। देखिए बजट को लेकर दूसरे दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अरे ये तो कुर्सी बजाओ बजट है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है। ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। मोदी सरकार का बजट, विपक्ष बोले हमारी नकल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 7वां बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार बजट की तारीफ कर रही है तो वहीं विपक्षी दल बजट पर गुस्सा जाहिर कर रहा है। सदन के बाहर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया कुछ और ही निकलकर सामने आई है। बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? अरे ये तो कुर्सी बजाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है।
जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को उनके न्याय पत्र की कॉपी बताया और कहा कि ये बजट मोदी सरकार की कुर्सी बचाओ बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आम बजट को कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट बजट बताया और कहा कि इस बजट में सहयोगियों का तुष्टीकरण किया गया है। सहयोगी यानी अंबानी और अडानी। राहुल ने कहा कि एए को फायदा पहुंचाया गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए। विपक्ष इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट इसलिए बता रहा है क्योंकि इस बार बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है। बिहार को 58,000 करोड़ तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार को क्या मिला वो भी आपको बताते हैं। सड़क और पुल निर्माण योजना पर कुल 26,000 करोड़ रुपए की मदद, 3 नए एक्सप्रेस वे, 2 लेन पुल, नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज। पावर प्रोजेक्ट पर 21,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश को क्या मिला वो भी जान लीजिए। अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद, नए कॉरिडोर, रेलवे, सड़क, पानी के लिए फंडिंग। केंद्रीय बजट में चुनाव वाले राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र या झारखंड ही नहीं बल्कि कई और अहम क्षेत्रों के लिए घोषणाएं नहीं हो सकी। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? बजट में दोनों राज्यों को साधने की पूरी कोशिश की गई। दोनों राज्य लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार ने फिलहाल दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेट तो नहीं, लेकिन बदले सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस बार के बजट में 3 राज्यों के चुनाव से ज्यादा गठबंधन का दबाव ज्यादा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे बजट को देख के लगता है कि सरकार ने कोशिश तो भरसक की है कि बजट से सभी खुश रहें, मगर सभी को खुश कर सरकार नहीं चलाई जाती, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अच्छे से जानती हैं। वैसे भी मोदी सरकार का मकसद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसा खर्च कर इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना है। वैसे इस बजट का फोकस छोटे उद्योगों की बेहतरी का भी रहा और उम्मीद है इससे छोटे शहरों में रोजगार भी बढ़ेगा। वैसे भी अब सरकार सरकारी नौकरियों की नहीं बल्कि रोजगार बढ़ाने की बात ज़्यादा करती है और इस बजट में भी इसकी सीधी सीधी छाप दिखी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में रोज नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और इस पर सत्ता पक्ष विपक्ष रोज आमने सामने टकराव की मुद्रा में आ जाते हैं। मगर जब उत्साह में सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सरकार के मंत्री से ही अप्रिय सवाल पूछ लें तो ऐसे मौके सदन में कम ही आते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐसा ही हुआ जब बीजेपी के विधायक ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए क्या है पूरा मामला। विधायक का अपने ही मंत्री से सवाल, मॉनसून सत्र में खूब हुआ बवाल। कार्रवाई करेंगे क्या? पहले बता दीजिए, उसका परीक्षण करेंगे। हो गया। इस सदन से मांग करता हूं आपके माध्यम से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भले ही मानसून सत्र चल रहा हो, मगर सदन के भीतर का सियासी पारा बेहद हाई है। बात चाहे प्रश्नकाल की हो या शून्यकाल या फिर ध्यान आकर्षण की, सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का एक मौका भी विपक्ष नहीं छोड़ना चाहता और न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के कार्य को लेकर सवाल उठाया, जिस पर विभागीय मंत्री अरुण साव का जवाब भी आया। इस विभाग में लगने वाले सामान खरीदने के लिए जो इन पैनल किए गए थे, उसमें से
79 उसको बाद में निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद में जो पैसा उनको दिया गया है उस पैसे की वापसी आज तक नहीं हुई है और न ही उनके खिलाफ में कंपनियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। वास्तविक में करोड़ों रुपया का घोटाला का मामला है। राज्य की सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है और केंद्र सरकार ने तो लगातार किया है और अभी जो प्रावधान किए गए हैं इससे भी किसान सबल होगा, सक्षम होगा और देश के विकास में योगदान करेगा। सत्ता पक्ष के विधायक अनुज शर्मा ने भी सरकार को घेरा है। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के लिए स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाने पर सवाल उठाया, जिस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया। बहुत दिनों से चर्म रोग को लेकर, श्वास की बीमारियों को लेकर, आँखों की बीमारियों को लेकर और कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर ज़्यादा शिकायतें आ रही थी और इस बात पर केंद्रित मैंने सवाल पूछा था। वहाँ के जो मजदूर हमारे काम करते हैं उद्योगों में, उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर मैंने सवाल पूछा था कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उद्योगों की तरफ से किस तरह से लापरवाही हो रही है। देखिए, कोई भी उद्योगपति अगर जो श्रम कानून के अंतर्गत आता है, अगर वो पालन नहीं करता है तो निश्चित तौर पर विभाग उसके ऊपर कड़ाई से कड़ी कार्रवाई करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा गया। शून्यकाल में खाद बीज की कमी, बिजली कटौती के विषय पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। स्थगन की सूचना पर बोलते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये सरकार किसानों को खाद बीज तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही। तो वहीं अन्य विपक्षी विधायकों ने बिजली कटौती, नकली खाद, अमानक बीज को लेकर अपनी बात रखी। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारी के खिलाफ ही बजट है, किसानों के खिलाफ भी बजट है, क्योंकि यदि बजट के आकार को देखें तो प्रतिशत हिसाब से वो कृषि पे बजट बहुत कम हो गया है। मैं आज दावे के साथ ये कह सकता हूँ और सही जानकारी के आधार पर मैं ये कहूँगा कि प्रदेश में कहीं भी खाद बीज की कमी नहीं है। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष हर दिन अलग अलग विषय को लेकर स्थगन ला रहा है और सदन में हंगामा कर रहा है। बावजूद इसके हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई चल रही है। बहरहाल सत्र के बचे हुए 3 दिनों की क्या स्थिति होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष सरकार को मुद्दों की कमी नहीं है, इसलिए रोज सरकार नए नए मुद्दों में घेर रही है। मगर सरकार भी कम नहीं है, सदन में नियमों की आड़ लेकर विपक्ष को धराशायी तो कर ही देती है। वैसे भी 3 दिन का सत्र अभी और बाकी है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच भारी तनातनी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों जमकर बारिश मेहरबान है। 2 दिनों से कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जबलपुर जिले में नर्मदा किनारे के इलाके जलमग्न हो रहे हैं, तो सिवनी और मुरैना में भी तेज बारिश से कई घरों में पानी भर गया। छत्तीसगढ़ में भी शिवनाथ नदी के किनारे के जिलों में पानी का जोर है। कुछ गांवों में भी पानी ने जमकर तबाही मचाई है। देखिए बारिश ने कितनी मुश्किल ला दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदरा मेहरबान है। कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है तो कई जगह बारिश कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 327.66 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जबकि नॉर्मल बारिश 347.98 मिलीमीटर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 401.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 457.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। यानी इस साल मानसून में कमी आई है। बावजूद इसके कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जबलपुर में सावन ने आते ही शहर को तरबतर कर दिया है। बीते 24 घंटे में करीब 5 इंच बारिश हो चुकी है। बरगी बांध के गेट खोले बिना ही नर्मदा नदी का जलस्तर 30 फीट से ज्यादा बढ़ चुका है। ये गौरी घाट है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते थे, नर्मदा माँ के दर्शन करते थे और यहीं पर खाना खाते थे। लेकिन ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे होंगे, ये सारी दुकानें डूब चुकी हैं और इन दुकानदारों को हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस दुकान में मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं घुटने घुटने पानी हो। जो दुकान के मालिक हैं वो किस तरीके से अपने दुकान के अंदर के जो हालात हैं वो यहाँ पर पिछले 24 घंटों से लगातार ये समस्या आ रही होगी। किस तरह की स्थिति बन चुकी है यहाँ पे? यहाँ पर हर व्यापारियों का कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का पर व्यापारी का नुकसान हुआ है। लोग सुबह सुबह सोते हुए
हुए, मतलब अपने घरों से भी नहीं आ पाए और हमारे पूरी दुकानें प्रतिष्ठान डूब चुके थे। सिवनी में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच युवक अपनी बाइक से नाले को पार कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते तेज बहाव की चपेट में आ गया। मुरैना में यूं तो लोग 4-5 दिन से भारी उमस से परेशान थे, लेकिन 30 से 45 मिनट की बारिश ने लोगों को राहत दे दी। वहीं एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। कुछ देर की ही बारिश में बाजारों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हर वार्ड, डॉक्टर के चैम्बर में भी 1 से 1.5 फीट पानी भरा है। कोरसा हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि यहाँ बरसात का पानी हॉस्पिटल में 2 से 3-4 फुट तक भरा हुआ है। डिलीवरी आप देख सकते हैं बैक साइड में पीछे कितना पानी भरा हुआ है। जब हमारी पड़ी है वो देखो जो जितना गंदा पानी भरा हुआ है। बारिश बहुत तेज हुई है, उसके कारण क्या है अस्पताल और जच्चा बच्चा विभाग में पानी भर गया है, जिसकी वजह से थोड़ा मरीजों को और आने वाले जच्चा बच्चा के साथ सभी को दिक्कतें आ रही हैं। ये स्कूली छात्र बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें धमतरी के नवीन शासकीय प्राथमिक शाला की है, जहां बारिश के बाद पानी भर गया। बच्चे अपने स्कूल बैग को हाथ में लेकर एक जगह इकट्ठा हो गए और पानी निकाले जाने का इंतजार करते रहे। शिवनाथ नदी के कैचमेंट एरिया में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जिला प्रशासन ने गांव के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यानी दोनों ही प्रदेशों में कहीं ज्यादा बारिश से बांध और नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं थोड़ी ही बारिश में घर और चौराहे पानी से तरबतर हो गए हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने जबलपुर, ग्वालियर समेत 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब तक औसत 12.9 इंच पानी गिर चुका है, जो सामान्य से थोड़ा कम है। इसे आसान शब्दों में समझाएं तो अब तक सीजन की सिर्फ 35% बारिश ही हुई है। और अब वक्त है चलते चलते में आपको कुछ रोचक दिखाने का। मध्य प्रदेश में संगठन के फैसले से नाराज चल रहे मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी आज दूसरे दिन भी कम नहीं हुई। नागर आज भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में भी शामिल नहीं हुए। खबर है कि वो दिल्ली तलब किए गए हैं। इस बीच उन्होंने दिल्ली से एक वीडियो मैसेज शेयर किया, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो पार्टी से किस कदर खफा हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो में खुद को एक नहीं बल्कि 2 बार मंत्री नहीं बल्कि विधायक कहकर संबोधित किया। आप जानते हैं कि पिछले दिनों उनसे वन विभाग छीनकर सिर्फ अनुसूचित जाति विभाग का मंत्री बनाया गया है। नागर सिंह चौहान इस फैसले से बुरी तरह नाराज चल रहे हैं और दिल्ली में आलाकमान से मिलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। देखना है उन पर अब क्या फैसला होता है। आप खुद सुने उन्होंने क्या कुछ कहा है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जयंती है और इस अवसर पर मैं पहली बार भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की धरती को नमन करने के लिए नहीं आ पा रहा हूं। मुझे खेद है और मैं इस अवसर पर इस देश के युवाओं से अपील करता हूं कि हम सब लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेके इस भारत मां की सेवा में सदैव हमारा जीवन अर्पित करें। वैसे बीजेपी में किसी की नाराजगी लंबे समय तक चलती नहीं है। आलाकमान के आगे सबको सरेंडर करना ही पड़ता है। तो चलिए आज द एडिटर शो में फिलहाल इतना ही।